जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास गांधी जी द्वारा भारत में चलाए गए प्रमुख आंदोलनों से है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए, ये वीडियो है, यहाँ से यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, पैट, ईटीसी गवर्नमेंट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे चंपारण सत्याग्रह से। किससे स्टार्ट करेंगे हम? चंपारण सत्याग्रह 1917 से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये सत्याग्रह कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो वो स्थान था, बिहार का एक जिला है चंपारण। बिहार के अंदर आता है एक जिला, वो है चंपारण। वहाँ हुआ था ये आंदोलन। अप्रैल 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसका कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण क्या था? तो जो बिहार के जमींदार थे, चंपारण के जो जमींदार थे, वे वहाँ के किसानों से जबरन नील की खेती कराया करते थे। क्या कराया करते थे? जबरदस्ती नील की खेती कराया करते थे। वे जमींदार अंग्रेज नील व्यापारियों के लिए काम किया करते थे, इसीलिए वो वहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराया करते थे। यह खेती 3 कटिया प्रथा के अंतर्गत होती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, किसान को अपनी भूमि का 3/20 भाग यानी कि लगभग 15% नील की खेती के लिए देना अनिवार्य था। मान के चलिए किसी के पास 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा खेती है, तो इसका 3/20 भाग यानी कि तीन बीघा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि जिस किसान के पास जितनी खेती है उसके 3/20 भाग पर यानी कि 15% हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। नील की बिक्री अंग्रेजों को बहुत कम दाम पर करनी पड़ती थी। इसका कारण था, क्योंकि इसका कारण क्या था? 1890 के बाद जर्मनी से सस्ते सिंथेटिक नीले रंग आने लगे, जिससे नील का बाजार गिर गया। नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे? नुकसान की भरपाई करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया। किसानों पर जुर्माने, जबरन अनुबंध और फसल नष्ट करने जैसी घटनाएं आम हो गई थीं। क्या हो गया था? आम हो गई थी। इसलिए आंदोलन की शुरुआत हुई। तो वहाँ के स्थानीय किसान नेता, चंपारण के स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी से लगातार आग्रह किया गया कि वे चंपारण आएं। लेकिन पहले तो गांधी जी ने इसे टाला, लेकिन बाद में वे स्वयं वहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचे। क्या हुआ? फिर वे वहाँ पहुँचे गांधी जी, और अप्रैल 1917 में चंपारण पहुँच गए थे गांधी जी। सरकारी रोक और गांधी जी का रुख। क्या हुआ? वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और कहा था, क्या कहा था? मैं यहाँ सत्य की खोज और सेवा के लिए आया हूँ, ये उन्होंने कहा, गांधी जी ने। इस कारण उन पर 18 अप्रैल 1917 को मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन वहाँ के किसानों ने भारी भीड़ कोर्ट में जुटी। वहाँ के जो किसान थे वो भारी भीड़ के साथ कोर्ट में जुट गए, इसलिए सरकार दबाव में आ गई और वो केस वापस ले लिया। क्या हुआ? केस वापस ले लिया। गांधी जी इसकी जांच और किसानों की समस्याएं। गांधी जी गांव-गांव गए और किसानों के बयान लिए।
किसानों के बयान लिए और अत्याचार के सबूत जुटाए। गांव-गांव जाकर गांधी जी ने ये काम किया। अंग्रेज सरकार ने एक जांच समिति गठित की जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। समिति ने किसानों की बातें सही पाई और तीन कठिया प्रथा समाप्त कर दी। क्या कर दिया? तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। चलो, समाप्त कर दिया किसे? तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम क्या रहे इस आंदोलन के? इस आंदोलन के परिणाम रहे, तीन कठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों को अपनी जमीन पर पूर्ण अधिकार मिल गया। पहला परिणाम तो यही रहा। किसानों को मुआवजा मिला। अंग्रेजों को जबरन नील की खेती जो कराते थे वो बंद करनी पड़ी। किसानों में राजनीतिक चेतना और साहस भी आया। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। ये पहला सफल सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में। महत्व क्या है इसका? भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत हुई। अहिंसा और सत्याग्रह को पहली बार बड़े पैमाने पर भारतीय आंदोलन में लागू किया गया। ग्रामीण भारत को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। गांधी जी की राष्ट्रीय नेतृत्व का दर्जा मिला। गांधी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व का दर्जा मिला। तो ये इसमें था चंपारण सत्याग्रह में। तो एक बार फिर से मैं इसे समझा देता हूँ। क्या था? चंपारण में जो वहाँ के जमींदार थे वे वहाँ के किसानों पर उनकी जितनी भी ज़मीन थी उसके ऊपर 3/20 ज़मीन पर जबरन नील की खेती कराया करते थे। जबरन नील की खेती कराया करते थे। तो उसी के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था। बाकी हम जान ही चुके हैं। अब हम खेड़ा सत्याग्रह 1918 के बारे में पढ़ेंगे। ये गुजरात में हुआ। वहाँ एक जिला है खेड़ा। गुजरात में एक जिला है खेड़ा। ये सत्याग्रह वहाँ 1918 में हुआ था और इसका कारण था भयंकर सूखा पड़ा था जिससे फसल खराब हो गई। वहाँ क्या हुआ? वहाँ भयंकर सूखा पड़ा। 1917-18 में वर्षा कम हुई थी जिससे पैदावार बहुत घट गई थी। लेकिन अत्यधिक लगान, ब्रिटिश सरकार ने किसानों से पूरी लगान वसूलने का आदेश दिया जबकि फसल 1/4 से भी कम हुई थी। वहाँ कानून ये था कि जो बम्बई प्रांतीय भूमि राजस्व संहिता के अनुसार अगर खेती इसके अनुसार बम्बई प्रांतीय भूमि राजस्व संहिता के अनुसार यदि पैदावार 25% से कम होती है, 25% से कम पैदावार होती है तो किसानों को लगान से राहत दी जानी चाहिए। ये वहाँ पर कानून था। लेकिन वहाँ पर सूखा पड़ा, बारिश कम हुई, सूखा पड़ा, तो वहाँ जो पैदावार थी वो 1/4 से भी कम हुई, यानी 25% से भी कम हुई। लेकिन उन्होंने लगान पूरी वसूली, उसमें कोई रियायत नहीं दी। इसलिए यानी कि सरकार ने जो वहाँ कानून था उसकी अनदेखी कर दी थी। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसानों ने पहले स्थानीय नेताओं से मदद मांगी थी वहाँ, उससे कोई उन्हें परिणाम नहीं मिला तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी ने सत्य का मार्ग चुना। कानून के अनुसार लगान माफ होना चाहिए और हम सिर्फ कानून की मांग करते हैं, ये उन्होंने कहा। आंदोलन के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंद्रजाल और आपके नरहरि, रविशंकर, ये सभी प्रमुख कौन थे? नेता थे। आंदोलन की रूपरेखा, करने देने का संकल्प लिया गया। किसानों ने सामूहिक रूप से यानी इकट्ठा होकर निश्चय किया कि जब तक राहत की घोषणा नहीं होगी तब तक हम लगान नहीं देंगे। अहिंसा और सत्याग्रह,
सरकार द्वारा जमीन और पशु जब्त करने के बावजूद किसानों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया, यानी हिंसा नहीं की उन्होंने। उनकी जमीन पशु ये जब्त कर लिए गए, फिर भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। इस आंदोलन में सरदार पटेल की भूमिका क्या थी? उनकी भूमिका थी, वे गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया। उन्होंने क्या किया? गांव-गांव गए और किसानों को संगठित किया और अंग्रेजी दबाव के सामने टूटने से उन्हें रोका। इसके परिणाम क्या निकले? सरकार ने कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किसानों का लगान माफ कर दिया। इसके परिणाम ये निकले कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किसानों का लगान माफ किया और जिनसे वसूली हो चुकी थी उन्हें आंशिक राहत भी थी। किसानों को सामूहिक संगठन की ताकत का अनुभव हुआ। गांधी के नेतृत्व में दूसरा सफल सत्याग्रह था ये। इसका महत्व, यह पहला गुजरात आधारित किसानों का बड़ा आंदोलन था। सरदार पटेल का राजनीतिक उदय हुआ यहीं से। इनका राजनीतिक उदय कहाँ से हुआ? इसी आंदोलन से हुआ। अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से किसान अधिकार की लड़ाई जीते, यानी कि हिंसा नहीं की थी उन्होंने। इसने गांधी जी की ग्राम आधारित सत्याग्रह रणनीति को और मजबूत किया। चलो, तो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह दोनों हम जान ही चुके हैं। अब हम जानेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। ये भी 1918 में हुआ था। ये अहमदाबाद में हुआ था। ये भी गुजरात में है। 1918 में हुआ था ये हुआ इसलिए था, अहमदाबाद शहर में कपड़ा मिलें थीं जिनमें बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत थे। वहाँ जो कपड़े की मिल थी उनमें बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत थे। उस समय प्रथम युद्ध आपको पता है 1914 से 18 तक चला था, जिसके कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। कपड़ा मिल मालकों ने महंगाई भत्ता देने की योजना बनाई, लेकिन बोनस की दर को लेकर विवाद हो गया था। जो महंगाई भत्ता है उसे महंगाई भत्ता देने की योजना बनाई, लेकिन बोनस की दर को लेकर उनमें विवाद हुआ। मजदूरों की मांग थी 50% तक बोनस की दर बढ़ाने की। मजदूरों ने मांग की 50% तक बोनस की दर बढ़ाने की, लेकिन जो मिल मालिक थे वो 20% बढ़ाना चाहते थे। इसे लेकर विवाद हो गया था। महंगाई और मजदूरी अंतर मजदूरी महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ रही थी, ये कारण था सब। सामाजिक पृष्ठभूमि, मजदूरों में संगठन की कमी थी, इसलिए उन्हें संगठित नेतृत्व की आवश्यकता थी। आंदोलन की शुरुआत, अम्बालाल साराभाई एक मिल मालिक थे और उनकी बहन अनुसुईया बेन साराभाई जो कि मजदूर नेता थी। इन दोनों के बीच, भाई बहन के बीच विवाद बढ़ा तो अनुसुईया बेन ने गांधी जी को मजदूरों के समर्थन के लिए आमंत्रित किया, यानी कि बुलाया। गांधी जी ने समझौता कराने की कोशिश की, पर जब विफल रहे तो उन्होंने मजदूरों को अहिंसक हड़ताल का सुझाव दिया। हड़ताल और उपवास, मजदूरों ने 50% बोनस की मांग के लिए हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी ने मजदूरों को अनुशासन, अहिंसा और एकजुट बनाए रखने को कहा। हड़ताल लंबी खिंची, इससे मजदूरों का मनोबल टूटने लगा। मजदूरों का हौसला बनाए रखने के लिए गांधी जी ने अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। गांधी जी के उपवास का असर हुआ और मिल मालिक थे वो बातचीत करने के लिए मान गए। और फिर समझौता क्या हुआ? मिल मालिक 20% बोनस की दर बढ़ाना चाहते थे और किसानों की मांग 50% थी, लेकिन फैसला हुआ बीच का 35% बोनस पर समझौता हुआ। मेन चीज इसी का मुद्दा था, क्योंकि वहाँ महंगाई बढ़ी, अकाल पड़ा उसके कारण, प्रथम विश्व युद्ध वगैरह इनके कारण, तो वो बोनस 20% देना चाहते थे मिल मालिक, और किसानों की जो वहाँ के लोग थे उनकी मांग थी, मजदूरों की मांग थी 50% की, और 35% पर समझौता फाइनल हो गया।
मजदूरों की जीत हुई और उन्होंने गांधी जी को अपना नेता मान लिया। इसका महत्व, यह गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन था। पहला श्रमिक आंदोलन कौन सा था? यही वाला था। अहिंसक हड़ताल प्लस उपवास के माध्यम से श्रमिक अधिकारों की रक्षा की गई। मजदूर आंदोलन को नैतिक आधार मिला। अनुसुईया बेन और गांधी जी के प्रयासों से मजदूर यूनियन आंदोलन की नींव पड़ी। इन दोनों के प्रयासों से मजदूर यूनियन आंदोलन की नींव पड़ी। अब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920। ये 1920 से 22 तक चला। इसका नेतृत्व गांधी जी ने ही किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग न करके स्वराज की प्राप्ति। ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग न करके क्या था? स्वराज की प्राप्ति। इसके 3 बड़े कारण थे इस आंदोलन के। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? करों में वृद्धि, महंगाई, अकाल, महामारी, जनता का ब्रिटिश सरकार से मोह भंग हो गया इस कारण। दूसरी बात, रॉलेट एक्ट। ये हम डिटेल में बता चुके हैं, इसका वीडियो में हम लिंक पिन कर देंगे। रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक एक्ट था, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति थी इसमें। पूरे देश में विरोध हुआ, जिसके कारण इसका विरोध हुआ था। इसी कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बारे में आप पढ़ लेना वहाँ से। खिलाफत आंदोलन, तीसरी बात, तुर्की के खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए। अब इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। 1 अगस्त 1920 से आधिकारिक शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की। गांधी जी और तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 के बाद। कांग्रेस के निर्विवाद नेता बने गांधी जी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम भी बनाया गया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें इसे आधिकारिक कार्यक्रम बनाया गया था। इसके प्रमुख चरण, सरकारी पदों और उपाधियों का त्याग। जो लोग थे जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी। ये सब इसके विरोध में किया। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज छोड़ना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, विदेशी वस्त्र और सामान का बहिष्कार, यानी कि जो विदेशी वस्त्र थे उनकी होली जला दी गई। खादी का प्रचार हुआ असहयोग आंदोलन के विरोध में। ये सभी न्यायालयों का बहिष्कार हुआ। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों में पेश होना बंद कर दिया। सामान असहयोग कर न देना, शराब की दुकानों का ये पिकेटिंग, ये सभी कार्य हुए। विशेष घटनाएं, पूरे देश में हिंदी खादी स्वदेशी का प्रचार हुआ। इसके माध्यम से हिंदी खादी और स्वदेशी का प्रचार हुआ। किसान और मजदूर भी आंदोलन से जुड़े। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल में प्रवेश लिया। हिंदू मुस्लिम एकता का उच्चतम स्तर हुआ। इसमें आंदोलन का अंत हुआ। क्यों हुआ? ये फैक्ट, ये महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से नाराज भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिस कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इसे हिंसा मानकर आंदोलन वापस ले लिया था। इसका परिणाम ब्रिटिश शासन की वैधता पर नैतिक प्रहार, कांग्रेस जन आंदोलन की पार्टी बनी, हिंदू मुस्लिम एकता का अस्थायी उभार, ये सभी इसके हिंसा की वजह से ये आंदोलन अधूरा रह गया था। ये याद कर लेना आप। चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 पढ़ेंगे। ये 1930 से 1934 तक चला। नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति और दमनकारी ब्रिटिश कानूनों का विरोध, विशेषकर नमक कानून।
प्रमुख कारण पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ये कारण था। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। दूसरा कारण ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, अत्यधिक कर, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण, ग्रामीण उद्योगों का नाश। इससे अत्यधिक कर, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण, ग्रामीण उद्योगों का नाश, ये भी एक कारण था। नमक कानून, सरकार ने नमक उत्पादन और बिक्री पर एक अधिकार यानी कि अपना ही अधिकार रखा, जिससे गरीब जनता भी कर के बोझ में थी, यानी कि गरीब जनता पर भी टैक्स लग रहा था। गांधी जी का मानना था कि नमक एक ऐसा मुद्दा है जो अमीर और गरीब सभी को जोड़ सकता है, ये गांधी जी का मानना था। आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने जनहित के किसी भी मुद्दे पर रियायत नहीं दी। वायसराय लॉर्ड इरविन की 11 सूत्रीय गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग थी, इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया वायसराय लॉर्ड इरविन ने, ये भी कारण था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया। तो आंदोलन की शुरुआत यह है 12 मार्च 1930। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ 240 मील लगभग 385 किलोमीटर का डांडी मार्च शुरू किया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही है। रास्ते में उनके साथ हजारों लोग जुड़े। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी पहुंचकर समुद्र से नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। आंदोलन के प्रमुख रूप: नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्त्र शराब करों का बहिष्कार, जंगल कानून का उल्लंघन, तटीय क्षेत्रों में अवैध नमक निर्माण, सरकारी दफ्तरों, अदालतों, स्कूलों का बहिष्कार। पूरे देश में ये फैल गया आंदोलन। तटीय इलाकों में नमक बनाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, सरकारी नीलामी और अदालतों का बहिष्कार। असम में चाय बागान मजदूरों का विरोध। गुजरात में धरसना नमक कारखाने पर सत्याग्रह, सरदार पटेल और अब्बास तैयब ने। केरल कालीकट और पय्यानूर में प्रदर्शन। महिलाओं की भागीदारी थी इसमें। कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। सरकार ने राजनीतिक कैदी इस समझौते में, गांधी इरविन समझौते में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और नमक बनाने की स्वतंत्रता तटीय क्षेत्रों में देने की सहमति दी। इसके तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि लंदन में हुआ था। उसमें गांधी जी ने भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और ये असहयोग आंदोलन यहीं समाप्त हो गया। लेकिन इसका दूसरा चरण 1932 में शुरू होता है इस आंदोलन का। गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद जब सरकार ने दमन तेज किया और आंदोलन फिर शुरू हुआ। इस बार आंदोलन कमजोर रहा, क्योंकि दमन, गिरफ्तारी और आंतरिक मतभेद बढ़ गए थे। परिणाम: नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सत्ता की नैतिक नींव को चुनौती, ग्रामीण और सरकारी जनता की व्यापक भागीदारी, महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रियता, ये सभी पॉइंट थे। इसका महत्व: यह पहला आंदोलन था जिसमें अमीर, गरीब, महिला, पुरुष यानी गांव, शहर, ये सभी लोग शामिल हुए। ये पहला आंदोलन था। नमक जैसा साधारण मुद्दा भी स्वतंत्रता आंदोलन का शक्तिशाली प्रतीक बन गया। गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की नीति को वैश्विक पहचान भी मिली। अब हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये 1942 से 1945 तक चला। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से तुरंत और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। मुख्य कारण: द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जैसा कि आपको पता ही है। ब्रिटेन ने इस युद्ध में भारत की बिना अनुमति के युद्ध में भारत को झोंक दिया, अनुमति नहीं ली। ऐसे ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया और प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा भी दे दिया। दूसरा कारण क्रिप्स मिशन की विफलता 1942। ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन के माध्यम से कहा
क्या कहा, युद्ध के बाद स्वतंत्रता का आश्वासन दिया पर तुरंत सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। इसे भी कांग्रेस ने ठुकरा दिया। जनता में असंतोष, युद्धकालीन महंगाई, राशनिंग, दमन, बेरोजगारी और अकाल, इस कारण जनता में असंतोष। गांधी जी का विचार, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने माना कि स्वतंत्रता के बिना भारत का अस्तित्व खतरे में है, तो इस आंदोलन की घोषणा होती है 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान, अब इसे अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। और क्या नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। नारा अंग्रेज भारत छोड़ो, करो या मरो, ये सभी नारे इसी में दिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। नेतृत्व की गिरफ्तारी, आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद सहित सभी ये शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए आंदोलन को शुरू होने से पहले ही। जनता का स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था ये, बिना केंद्रीय, मतलब कोई केंद्र में नहीं था, बिना केंद्रीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिंसक व अहिंसक विरोध हुए। रेलवे लाइनें उखाड़ना, डाक तार प्रणाली को बाधित करना, ये सब इस आंदोलन में हुए। इसके समांतर कुछ सरकारें बनाई स्थानीय लोगों ने। बलिया में बनाई, उत्तर प्रदेश बलिया, चिंतू पांडे ने। तमिल बंगाल में सत्यमूर्ति ने। सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल ने। ये समांतर सरकारें, इसमें महिलाओं की भागीदारी। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो चलाया इसी आंदोलन के माध्यम से। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया और ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन, गोलीबारी, लाठीचार्ज, हजारों गिरफ्तार किए। आंदोलन को कुचलने में लगभग 2 वर्ष लग गए। इसका परिणाम रहा, ब्रिटिश शासन को भारत में शासन बनाए रखना और कठिन हुआ। जनता के मन में स्वतंत्रता की अंतिम ललक पैदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की नैतिक स्थिति कमजोर हुई। आंदोलन दबा दिया गया, लेकिन यह स्वतंत्रता की दिशा में अंतिम जन आंदोलन बना। महत्व, गांधी जी का अंतिम जन आंदोलन था। जनता ने हर वर्ग ने भाग लिया। किसान, मजदूर, छात्र सभी इसमें शामिल हुए। करो या मरो का नारा भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। आंदोलन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश भारत में लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये गांधी जी के सभी महत्वपूर्ण आंदोलन थे और बहुत ही कम समय में हमने कवर किए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं गांधी के, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। अब हम एक वीडियो और गांधी जी के ऊपर लाएंगे, उनके परिचय के बारे में और उनका जो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और MCQ भी हम उसी में कवर करेंगे इससे संबंधित।